गलत छपा है, एक अखबार ने गलत छपा है, गलत आंकड़ा छपा है, बहुत ही ज्यादा। हमारे नजदीक लगता हुआ एक बॉर्डर है हुसैनावाड़ा, पाकिस्तान का बॉर्डर। मेरे ननिहाल से कोई मुश्किल से 12-15 किलोमीटर पे है। हम बच्चे थे तब उसको देखने जाया करते थे। हमने उसके बाद देखा बाघा बॉर्डर। एक दफा कॉलेज का टूर था हमारा, नेपाल गए थे तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी देखा। इधर लेह और लद्दाख घूमने गया था तब तिब्बत का बॉर्डर भी देखा। एक दफा नॉर्थ ईस्ट में भी घूमने का मौका मिला तो वहां पे हमारे साथ लगता हुआ है ना कंट्री एक नेपाल और एक चाइना, ना भूटान का बॉर्डर भी देखा। बर्मा का बॉर्डर भी देखा हुआ है। लेकिन सिंघू का बॉर्डर, टीकरी का बॉर्डर, गाजीपुर का, शाहजहांपुर का पहली बार देखा। अब लोग जो है बजाय कोई बाघा बॉर्डर देखने जाएंगे, आजकल सिंघू बॉर्डर देखने जाते हैं, आजकल टीकरी का बॉर्डर देखने जाते हैं कि वहां सरकार ने किस तरह के इंतजाम कर रखे। सरकार की तरफ से मैंने भी सुना था, वो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि हमने बिजली दे रखा है, पानी दे रखा है, लेकिन वहां लोग इतने परेशान हैं आज की तारीख में, कई जगह पे बिजली और पानी कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, जो टॉयलेट्स बने हुए थे वो भी उन्होंने वहां से हटा दिए। इसके इलावा वहां 5 वर्ष का बच्चा भी आंदोलन में है और वहां 85 साल का बुजुर्ग भी है, वहां बहुत सारी लेडीज भी है। जहां सरकार का इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है कि जहां लाखों की संख्या में बैठे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग किसी बीमारी से पीड़ित भी हो सकते हैं, उनका कोई इलाज हो सके, उसके लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। अपने अपने तौर पे मेडिकल की सुविधा अलग अलग संगठन के लोगों ने, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने उनको बना करके दे रखी है। हमने भी अपनी तरफ से जो है लगातार वहां लोगों को असुविधा ना हो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉलेंटियर के रूप में लगा करके उन लोगों की दिक्कत कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया। और अब जो चीज मैंने वहां महसूस करी थी कि वहां मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए अगले 5-7 दिन में हम वहां पे पोर्टेबल जो है हॉस्पिटल बना देंगे। उसमें 50 बेड की सुविधा देंगे, उसमें डेंटिस्ट भी होगा, उसमें आइज का डॉक्टर भी होगा, उसमें एमडी भी जनरल के होंगे, मेडिकल का, और सारी मेडिसिन जो फ्री में देंगे हम, किसी से कुछ चार्ज नहीं करेंगे। हमारा जो मेडिकल सेल है, हमने उसकी ये जिम्मेवारी लगाई है। हमारे मेडिकल सेल के अंदर 8-9 डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सीनियर पद पे रहे हैं, जो एमएसओ सीएमओ के पद पे रहे हैं। उसमें कुछ सर्जन भी है हमारे पास। हमारा अपना जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है सिरसा के अंदर। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो हम एम्बुलेंस भी रखेंगे और अपनी एम्बुलेंस से ले जा करके हमारे अपने हॉस्पिटल में उनकी फ्री में सर्जरी करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनकी अच्छे ढंग से देखभाल करेंगे। अगर और भी कोई वहां जरूरत पड़ी इसके इलावा
तो हम उनकी उन जरूरतों को भी पूरा करेंगे। सिंगू बॉर्डर पे लगाएंगे? ये हम पहले टिकरी के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, जो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर सिंगू के बॉर्डर पे जाऊंगा, वहां मिलूंगा, सबसे पूछूंगा, अगर जरूरत हुई तो वहां पे भी हम इसी तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा हो रही थी, उससे पहले जेजेपी के कुछ विधायक कह रहे थे कि हम विप से बंधे हुए हैं, और ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि विप से बंधे थे या कोई मजबूरी थी, तो उसके बाद भी वो नहीं डाल पाए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट, और साफ तौर पे कह रहे थे कि हम चाहते नहीं है लेकिन विप से बंधे हुए हैं। ड्रामे कर रहे थे, कोई विप से नहीं बंधा हुआ था। अगर किसी पार्टी ने विप जारी कर दिया और अगर कोई उसके खिलाफ वोट डाल देगा, तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई बर्खास्त कर देगा। और अगर किसान के साथ हो तो फिर बर्खास्त होने से डर किस चीज का? आप जब कहते हो कि हम तो किसान के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है, तो हाउस में खड़े होकर के पहले तो आप किसान के साथ खड़े होने की बात करते हो, और जब उसके वोटिंग का समय आता है तो फिर तुम सरकार के साथ चले जाते हो। इसका मतलब दोगले हो। इसका मतलब सीधा सा है कि आप लालच में फंसे हुए हो। आप अपनी मेंबरशिप छोड़ना नहीं चाहते। ये तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना जलील करेंगे आने वाले समय में भी तुम वहां खड़े होकर के क्या कह रहे थे और आज तुम यहाँ हमारे बीच में क्या कह रहे हो। आपने देखा नहीं किस तरह से डरे हुए थे, कह रहे थे ना हेलमेट भी लोहे का लेना पड़ेगा, अंडरगारमेंट्स भी लोहे की बात कर रहे थे। उनको पता है कि कहाँ कहाँ लठ लगने आने था। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो हुड्डा साहब बारी बारी कहते थे कि आपको इस्तीफा देने की बजाय नो कॉन्फिडेंस में शामिल होना चाहिए, और मैंने इस्तीफा देने के बाद उनसे कहा था भी आप इस्तीफा दोगे तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आज भी ये बात कहता हूं, जिन 32 लोगों ने जो वोट अपना इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाला, अगर वो 32 के 32 जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे तो ये सरकार शाम को गिर जाएगी। चौधरी देवीलाल ने एक बार 29 MLA के साथ इस्तीफा दिया था। सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी कि उनके इस्तीफे मंजूर कर ले। केवल 2 इस्तीफे मंजूर हुए, डॉक्टर मंगल सेन का और चौधरी देवीलाल का। बाकियों के इस्तीफे कोई मंजूर नहीं कर पाया। अगर आज ये भी उडाइंड पार्टी जाकर के इस्तीफा दे दे, इस्तीफा मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है। सारे देश के अंदर इस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत आ जाएगी, और सारे देश का किसान जो है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा इस बातचीत के लिए, लेकिन ऐसे लोग विधानसभा के सदस्य हैं जो कहीं कमजोर हैं। दूसरी भाषा यूज करूंगा तो फिर तुम्हारे जैसे साथी पता नहीं क्या लिख देंगे, क्या कह देंगे। समझा जाए मतलब? हाँ, समझ लियो केरल है तो। जो कहना चाहते हैं भाव समझ लीजिए। तो आप जो कल इस पे चर्चा, जो 6 घंटे की चर्चा चली है, किसी एक आध MLA की कोई बात पे आपको कोई मजा आया या किसी की बात में मजा नहीं आया? कोई कुछ तो बोला होगा किसानों की बात पे। मैंने बताया तो सही, जिस इशू पे लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी उस इशू को तो दरकिनार कर दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र का रोना रोने लग गए। मुख्यमंत्री से आग्रह करने लगे तो मुख्यमंत्री को इन किसानों के साथ जो हालात है, किसान की जो दिक्कत है, किसान की जो आज बर्बरता हो रही है, उसके बारे में सरकार को मजबूर करने की बजाय जी हजूरी में लग गए।
कल आपने एक और सुना होगा, डॉक्टर कादियान ने डिप्टी सीएम का नाम लेकर कहा था कि जो देवीलाल आंखें बंद करोगा, जो देवीलाल नजर आते हैं तो सरकार का साथ छोड़ दो। और डिप्टी सीएम ने जवाब में कहा कि हमारी तो नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ रहा, कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा। आईएनएलडी की बात की उन्होंने, क्योंकि अब आईएनएलडी में आप हैं तो आईएनएलडी का भी जिक्र किया था कि पुरानी बात देख लो क्या है तो हमारा कैसे लेते हैं? हमारा जो अलायंस है, जिसको वो नेचुरल अलायंस बता रहा था, उसको शायद इस बात का पता ही नहीं है बेचारे को। बीजेपी हमारे सहारे से सत्ता में आती थी, हम कभी भी बीजेपी के सहारे से सत्ता में नहीं गए। आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 6 एमएलए जीत करके हमारे साथ आए थे। हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में थे, उनकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बहुत जोर लगाया चौटाला साहब के ऊपर इस बात को लेकर के कि हमारी पार्टी के भी 1 या 2 मेंबर जो है उनकी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, अपने किसी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया कि कल फिर ये लोग यहां मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमने आपके यहाँ मिनिस्टर बना रखे हैं, आप भी हमारे बनाओ। हमने तो बीजेपी को सत्ता में भागीदारी दी है, ली नहीं। चौधरी देवीलाल तो इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ऐसे लोगों को कहीं बड़ी जगह दे दी तो कल को ये देश को बर्बाद कर देंगे। चौधरी देवीलाल तो खुल के कहते थे, ये तो अलायंस की बात करते हैं, वो तो बहुत खुल के कहते थे कि अपना वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में डाल देना, पर इन निक्कर वालों से बच के रहना, ये आगे तो तुम्हें खा जाएंगे। अब खा गए कि नहीं खा गए निक्कर वाले? हमें नहीं, ये तुम्हें भी खाएंगे, प्रेस वालों को भी। थारे पे भी इतनी पाबंदियां लगा देंगे कि तुम्हें ये फेंकने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे प्रेस के साथी जो हैं जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर इसलिए चैनल छोड़ करके आगे कि हमें मजबूर किया जाता है कि आप सरकार के पक्ष को दिखाओ, और हम गलत नहीं दिखाना चाहते। कभी ना कभी थारी भी अंतरात्मा जागेगी कि नहीं जागेगी? हैं? अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो फिर मान के चलो ये हर आंदोलन को खत्म कर देता। ये अपनी मर्जी से ही इस देश में सब कुछ दिखाते हैं। अब उस सोशल मीडिया पे भी हम कुछ लगाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो साहब बता रहे हैं भी कानून बना दिया, 3 महीने बाद लागू हो जाए, फिर 3 महीने बाद मिलेंगे आपसे दोबारा। रजनी जी 75% वाले पे भी आपने अपनी बात रखी थी कि अब तो वो कानून बन गया, आपने कहा था कि बैठा रहे, अब वो कानून बन गया। इस प्रदेश से बहुत सारी इंडस्ट्री पलायन करके गई है, और इसलिए पलायन करके गई है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी महिला दिवस के ऊपर भावुक हुए थे, और मैंने उनको देखा था, आंसू पहुंच रहे थे। पता नहीं किस बात को लेकर के उनको भावुक तो हुए। ये पकड़ो, मैं आपके सामने महिलाओं के साथ किस तरह से इस प्रदेश के अंदर बर्ताव हो रहा है वो बताना चाहूँगा। वो तो कह रहा था कि महिला ट्रैक्टर का रस्सा खींच रही थी इसलिए मुझे तकलीफ हुई। उस ट्रैक्टर के रस्से से तकलीफ है मुख्यमंत्री को, लेकिन इससे तकलीफ नहीं है हरियाणा प्रदेश में नाबालिग जो लड़कियां उनके साथ बढ़ते हुए बलात्कार। इंग्लिश के ट्रिब्यून ने तो अपनी तरफ से पूरा लेख लिखा है, एडिटोरियल ही लेख लिखना, एडिटोरियल हो जाता है, अंग्रेजी में एडिटोरियल हो जाता है। 2020 से जो 6 माह के आंकड़े इनके अपने उपलब्ध जो कराए इन्होंने, वहां कोई था नहीं ऐसा व्यक्ति जिसको महिलाओं से भी कोई सरोकार हो, कोई उनके दिमाग में मन में
उनके प्रति भी कोई संवेदना हो, इसलिए उस हाउस के अंदर इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। मैं जब तक हाउस का मेंबर था, हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपनी बात हाउस में रखता था। जो अपराध दर्ज हुए ना 6 महीने में, अत्यायत हुए 488, बलात्कार हुए हैं 657, गैंगरेप हुए हैं 66, अपहरण के केस हुए हैं 1152, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं वो हैं 4893। इनको लेकर के मुख्यमंत्री को कोई सहानुभूति नहीं है। मुख्यमंत्री इसके लिए कहीं कोई इन सब चीजों को कैसे रोका जाए उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। उसके इलावा ये जो अपहरण के मामले, बलात्कार के मामले ये जो बढ़ते हैं, उसका एक और रीजन है। नशाखोरी पे जब तक आप अंकुश नहीं लगाओगे तब तक ये चीजें बढ़ती जाएगी। मेरे अपने हलके के अंदर एक अपनी चाची को इसलिए मार दिया एक लड़के ने कि वो नशे का आदी था, स्मैक पीता था और उसके पास पैसे नहीं थे स्मैक खरीदने को। उसकी चाची ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, वो घास लेने के लिए गई पशुओं का, उसने पीछे से जाके सर में उसके लाठी से वार किया, उसको मारा, उसका मंगलसूत्र निकाल लिया, उसको जेल ले जा करके ट्यूबवेल में फेंक दिया। तो जब तक ये इस तरह की चीजें नहीं होगी, इन पे रोक नहीं लगेगी, तब तक आप मान के चलो कि ये सब चीजें काबू नहीं आएगी। जहां तक नशे का मामला है, इसके लिए इन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया और उसके लिए इन्होंने टोटल जो है लोगों की ड्यूटी लगाई 380 की। इसके लिए एक एडीजी की ड्यूटी लगी, एडिशनल डीजी की। अब तक उसके पास स्टाफ ही नहीं है। टोटल स्टाफ के लोग उसके पास 66 हैं। अगर स्टाफ ही पूरा नहीं करोगे आप तो फिर उस कमीशन को, उस आयोग को बनाने का फायदा क्या है? उस एजेंसी को खड़ा करने का फायदा क्या है? ये तो जो एडिशनल डीजी है उसने खुद ये बात कही है आप लोगों के बीच में कि नशे की रोकथाम कैसे हो सकती है जब हमारे पास स्टाफ नहीं है, साधन नहीं है, तो हम कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे उनको पकड़ेंगे? पिछले साल में, इस साल में नशे में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैंने विधानसभा के अंदर नशों का कारोबार करने वाले लोगों के नाम दिए थे, बताया था कि सत्ता में शामिल लोग जो है ऐसे लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठा करके नशे के कारोबार में शामिल रखते हैं। पिछले वर्ष में इस वर्ष में फर्क देखो, पिछले वर्ष तो थी 143 केजी अफीम पकड़ी गई थी, जब की बार बढ़ करके 225 केजी हो गई। कमी आनी चाहिए थी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कोई आ जा नहीं सकता था, तो कम होना चाहिए था। चर्च का इसी तरह से 149 किलो, अब बढ़ के 251 होगी। गांजा जो था 5502 केजी, अब की बार बढ़ करके वो 9018 केजी हो गया। चूरा और पोस्ट जो है 10,181 केजी, वो बढ़ करके 12,817 केजी हो गया। जहाँ ये सब चीजें बढ़ी, अपराध बढ़ा, क्राइम बढ़ा, वहीं उसके साथ साथ गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी। कल मुख्यमंत्री बड़ी पीठ ठोक के कह रहा था कि हमने केरोसिन मुक्त कर दिया हमारा प्रदेश। ये कह रहा था कि हमने घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। ये भी स्वीकार कर रहा था सिलेंडर महंगा हो गया। सस्ते में जिसका चूल्हा जलता था, इन्होंने महंगा सिलेंडर भेज करके उस गरीब की जेब पे भी डाका डाल दिया। लेकिन होम मिनिस्टर ने पेट्रोल और डीजल के दाम का एक फर्क मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए दूसरा जो नेपाल वाला हो गया,
ना, ये नहीं है। हमारे साथ जो लगते हुए मुल्क है, वर्ल्ड वाइज तो सब जगह हमारे से सस्ता है पेट्रोल और डीजल। लेकिन मैं आपको 4 ऐसे मुल्क भी बताता हूं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है, जहां महंगाई ज्यादा होनी चाहिए थी। श्रीलंका जो है, वहां पे जो पेट्रोल का दाम है वो 60 रुपये 29 पैसे है लीटर का। डीजल है वहां 38 रुपये 91 पैसे आज की डेट में। नेपाल जो है, जहां सारी की सारे लोग लेबर के रूप में हमारे यहाँ आके काम करते हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा भूखमरी है, इतनी बुरी हालत है वहां पे भी पेट्रोल के दाम जो है 59 रुपये है, 69, और डीजल के दाम जो है 58 रुपये है। हमारे से वहां भी सस्ता है। उसके बाद पाकिस्तान ले लो, यहाँ तो निरी गुर्बत है पाकिस्तान में। तो कितना कर्जा है पाकिस्तान पे दुनिया भर का। कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जिस कंट्री से इन्होंने कोई लोन ना लिया, कोई बैंक ऐसा नहीं होगा जिससे लोन ना लिया हो। उनके यहाँ पेट्रोल का दाम है 51 रुपये और डीजल का दाम जो है वो 53 रुपये। हमारे तो वहां भी सस्ता है, जहां हमारे रुपए की कीमत जो है, हमारा 1 रुपये है, उनका 1.5 रुपये है। अगर उसके साथ इसको जोड़ दिया जाए तो ये तो उससे बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए। बांग्लादेश जो है, वहां पे पेट्रोल का रेट है 76 रुपये और डीजल का रेट है 55 रुपये। जो हमारे साथ लगते हुए छोटे छोटे मुल्क है, जो बिल्कुल अपना जो पेट्रोल का रेट है, अगर गंगानगर की तो बात करूं तो 100 रुपये से भी ज्यादा है। यहाँ 100 रुपये पेट्रोल है और डीजल जो है 80 रुपये है। ये 80 तो गलत लिखा है, ज्यादा है 80। हाँ है 80 से ज्यादा है। मैं रोज जब मार डालना पड़े। अलग अलग एक चीज और देखने वाली है कि जो डीजल और पेट्रोल है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी मेरी ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। विकसित देश जो है उनके अंदर भी, भारत में तो इसका टैक्स है 70 रुपये के करीब, 69.3, तो 70 हो जाएगा थोड़े दिन में, और बढ़ा देंगे। इटली में 64, फ्रांस में 63, जर्मनी में 63, ब्रिटेन में, लंदन में भी 62 है, जापान में 47 है, कनाडा के अंदर 33% है और अमेरिका में 19 है। सब जगह हमारे से कम टैक्स लिया जाता है और यहाँ रोज बढ़ाया जाता है। तो ये तो लगातार ये सरकार जो है इस काम में लगी हुई है कि कैसे गरीब आदमी को, मीडियम क्लास के लोग जो है उनको, किसान को कमजोर किया जाए, कैसे उनको मारा जाए। 250 से ज्यादा लोग जो है वहां शहादत दे चुके, जिनमें नौजवान बच्चों की भी डेथ हुई, कईयों ने सुसाइड भी किया। सरकार ने खुद ने भी विधानसभा में बताया आंकड़ों के रूप में, कोई 68 के करीब लोगों का जिक्र किया। अगर सरकार की जानकारी में है कितने लोगों ने शहादत दी है वहां, तो एक्सीडेंट में कहीं अगर कोई 4 लोग मर जाते हैं तो भी हम विधानसभा में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब सरकार के पास आंकड़े थे तो इस अन्नदाता को भी श्रद्धांजलि सरकार को देनी चाहिए थी। ये इनकी छोटी मानसिकता है, उसका परिचय ये लोग विधानसभा में देते हैं। अगर मैं विधानसभा में होता तो हर हालत के अंदर इन किसानों को वहां श्रद्धांजलि दिलवाता, और जिस दिन जाऊंगा दोबारा बन के, उस दिन सबसे पहले ये कोई वो किसान नहीं है जो अपने खेत में खेती करता हुआ मर गया या अपने घर के अंदर अपनी उम्र पूरी करके मर गया। ये आंदोलन कर रहे थे
और कोई भी आंदोलन में कोई व्यक्ति शहादत देता है तो उस व्यक्ति को हर हालत में श्रद्धांजलि दी जाती है। एक आपने जो लाइन ऑर्डर एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अन्नदाता करता है, किसान करता है, तो फिर किसानों को श्रद्धांजलि देने में क्या शर्म थी? इसका मतलब ये लोग नफरत से भरे हुए हैं किसान के प्रति। हाँ हाँ, एक लाइन ऑर्डर का इशू आपने उठाया है। जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मौजूदा डीजीपी के रहते लैंड ऑर्डर की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। आपको इस पे क्या कहना है? जब इस तरह से चीफ मिनिस्टर के प्रति उसके मंत्रिमंडल के लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, तब इस तरह की सारी चीजें सामने आती है, तब इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती है। आज सरकार के ऊपर जहां लोगों का भरोसा नहीं है, वहीं इसके अपने मंत्रियों का भरोसा भी नहीं है। एक तो चिट्ठी लिखता है डीजीपी के बारे में, इसको हटा दिया जाए। उससे पहले भी चिट्ठी लिखी सीआईडी वाले इशू को लेकर के। कल हुड्डा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बोले गृह मंत्री जो है इसका ना करना इसका कान है। अगर विज साहब की बात को मुख्यमंत्री सुनता नहीं है तो धिक्कार है फिर ऐसे मंत्रालय पे। उसी टाइम ठोकर मार देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जब उस पर विश्वास ही नहीं है मुख्यमंत्री को, तो फिर वो उस मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिखने की बजाय इस्तीफा भेजना चाहिए। उसने भी भेजी और उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी एक अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए। उसको बर्खास्त करने की बजाय दोनों के खिलाफ दो आईएएस ने लिखी है चिट्ठी। AK सिंह के खिलाफ लिखी एक तो, एक जो था वो होता बिजली बोर्ड का था ना, चेयरमैन उसका लड़का था ना। चलो चिट्ठी लिखी, दो उसकी चिट्ठी भी डस्टबिन में डाल दी। जब मंत्रियों को कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर ये तो वो लोग हैं मेरी ख्याल जो जोक की तरह चिपके रहना चाहते हैं, जो इस सरकारी मशीनरी से जिनको बहुत मोह है। इनके विचारों की औकात और बुक्कत खत्म कर दी इस खटर ने। मंत्रियों की खत्म है और क्या है? जब मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, तो इनकी बुक्कत ही खत्म होगी कि नहीं होगी? ठीक है, बहुत धन्यवाद। भोजन तैयार आप